जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। इसके पहले मैंने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा शिक्षा की संकल्पना, और इसके बाद मैंने बताई थी वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा। और आज है हमारा बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरीके से क्रम बाय क्रम टॉपिक होते रहेंगे। आप मन से तैयारी करें। आइए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी? समय के साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो संकीर्णता आ गई थी उसने ही नई शिक्षा प्रणाली के लिए द्वार खोले, जिसे बौद्धकालीन शिक्षा कहते हैं। जो वैदिक कालीन शिक्षा मैंने पढ़ी थी इसके पहले, उसमें क्या धीरे धीरे संकीर्णता आ गई थी कि वो जाति आधारित शिक्षा थी। उसमें 3 वर्णों के लिए शिक्षा अलाउ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और उसने और धीरे धीरे और ज़्यादा संकीर्णता आती गई। तो इसमें एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ जिसे बौद्धकालीन शिक्षा कहते हैं, जिसके संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। ठीक है, ये देखिए तस्वीर में। आगे देखो, अब इसका उद्देश्य क्या था? जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, जो बौद्ध धर्म के अनुसार दी जाती थी, ठीक है, उसके उद्देश्य देखो। सत्य की खोज, निर्वाण की प्राप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य की खोज या निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, निर्माण मतलब मोक्ष। ठीक, यहाँ देखो, सत्य की खोज का मतलब है सत्य क्या है संसार में, इस चीज़ को देखो। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी पक्षधर था, इसीलिए उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। उसमें जाति, धर्म, लिंग, वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था। इसमें कोई भेदभाव तो नहीं था, धर्म का, वर्ग का, लिंग का, तुम किस धर्म के हो, किस धर्म के नहीं हो। ठीक है, किस वर्ग के हो, किस वर्ग के नहीं हो, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी लिंग, सबके लिए शिक्षा अलाउ थी। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा कहा जाएगा। आगे देखो, और विशेषताएं इसकी क्या थी देखो। पूर्णतया निःशुल्क शिक्षा थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति से परे, मतलब सबके लिए अलाउ थी। माध्यम इसका जन भाषा या पाली भाषा, मतलब जो बोलचाल वाली भाषा होती थी, और पाली भाषा में ये शिक्षा दी जाती थी। धम्म संघ गुरु की महत्ता को स्वीकार किया जाता था। यहाँ पे धम्म, संघ और गुरु की महत्ता को स्वीकार किया था। धम्म का मतलब धर्म से, ठीक है। संघ एक प्रकार का बौद्ध भिक्षुओं का संगठन होता था, उसे संघ बोलते थे। और गुरु की महत्ता को स्वीकार किया जाता था। शिक्षा का केंद्र संघ, मठ, बौद्ध विहार। संघ होते थे या मठ बोला जाता था या बौद्ध विहार बोला जाता था। ठीक है, शिक्षा के केंद्र। शिक्षा शास्त्रीय विवाद, इसकी एक विशेषता थी। शिक्षार्थ हेतु, शास्त्रार्थ हेतु छात्र गोष्ठी, जिसे शास्त्रीय विवाद बोलते हैं। जैसे मंडलियाँ आ जाती थीं और एक दूसरे से शास्त्रार्थ हुआ करता था, आमने सामने एक प्रश्न पुटअप कर दिया जाता, एक दूसरे से आमने सामने 2 पक्ष बैठते थे, तो उसी को शास्त्रार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक अच्छी विशेषता थी ये, इससे ज्ञान बढ़ता था। जैसे ज्ञान हमको कुछ आता है, ठीक है, तो हम बताएंगे, सामने वाले को आता तो वो बताएगा। इससे एक अच्छी विशेषता थी ये। और इसके अलावा देखो, और शिक्षा का प्रारंभ, 6 या 8 वर्ष की आयु से होता था यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या, 6 या 8 वर्ष की आयु से। वहाँ शिक्षा के लिए अलग अलग बताए थे। वैदिक कालीन शिक्षा के लिए 6 वर्ष का क्या वो ब्राह्मण, 8 वर्ष का क्षत्रिय, 11 वर्ष का वैश्य होता था। यहाँ तो सबके लिए अलाउ थी शिक्षा। ठीक है, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई जाति हो। ये चीज़ अच्छी खास थी इसमें। ठीक है, वैसे भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, बताओ ये इसीलिए तो ये क्या पता नहीं वैदिक कालीन शिक्षा। प्रवज्जा संस्कार, अब देखो इसमें
आयु कितनी होती थी? 6 या 8 वर्ष। प्रपंच संस्कार का मतलब मठ में प्रवेश हेतु। ठीक है। बालक अपने सिर के बाल मुड़वाकर तथा पीले वस्त्र धारण करके शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करता था तथा गुरु द्वारा प्रार्थना स्वीकार होने पर शरणत्रिय का अनुसरण करता था। जो बालक होता था 6 या 8 वर्ष का, जब वह शिक्षा के लिए जाता था मठ या बुद्ध विहार में, जहाँ कहीं भी मतलब संघ में, तो उसके पहले प्रपंच संस्कार होता था। प्रपंच संस्कार में सर के बाल मुड़वाए जाते थे, पीले वस्त्र धारण करवाए जाते थे। ठीक है, देखो ये सामने दिख रहा है बच्चा। इसके बाद शरणत्रिय का अनुसरण कराया जाता है। शरणत्रिय था, देखो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब इसमें देखो, बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध का मतलब यहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से नहीं है, मतलब बुद्ध का मतलब यहाँ ज्ञान की शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब है धर्म की शरण में जाओ, जो धर्म है। संघम शरणम, संघ की शरण में जाओ, एक संगठित की शरण में जाओ, जो संघ सबके लिए अलाउ था। ये था यहाँ इसका अर्थ। ठीक है, अब आगे देखो, ये रहा प्रपंच संस्कार। प्रपंच संस्कार के बाद छात्र श्रवण, सामनेर या सिद्धविहारक कहा जाता था। जब प्रपंच संस्कार हो जाता था बच्चे का तो उसे श्रवण कहते थे, सामनेर या सिद्धविहारक कहा जाता था। ठीक है। छात्रों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु नामक बालपोथी पढ़नी थी, जिसमें 49 वर्ण थे। स्टार्टिंग में एक बालपोथी होती थी सिद्धिरस्तु नाम की, उसे पढ़ना होता था। उसमें 49 अक्षर होते थे शुरुआत में 6 माह तक। बालपोथी पढ़ने के बाद बालक 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। 5 विधाएं कौन कौन थी? पहली थी शब्द विधा, दूसरी शिल्प विधा, फिर चिकित्सा विधा, हेतु विधा और आध्यात्म विधा। ठीक है, ये 5 विधाएं थीं जब बालपोथी पढ़ने के बाद। ठीक है, इन विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। जो अध्ययन काल का समय होता था, अध्ययन काल या प्राथमिक शिक्षा का समय 12 वर्ष तक, मतलब प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। ठीक है, 12 वर्ष तक चलती थी। अब आगे देखो, उपसंबता संस्कार 20 वर्ष की आयु में, यानी 8+12 मतलब 12 वर्ष तक तो चलती थी ये तुम्हारी प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा। अब इसके बाद उच्च शिक्षा, तो उसमें 20 वर्ष का आयु में होता था ये। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। नवविक्षी 10 नियमों का पालन का संकल्प लेता था। कौन होते थे 10 नियम? देखो यहाँ पे। ठीक है, उपसंपदा संस्कार हो रहा है, बोलना नहीं आ रहा यार। देखो पहले इसमें कौन कौन नियमों का संकल्प लेता थे? जीव हत्या न करना, मतलब किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। ठीक है, इसके बाद चोरी ना करना, चोरी भी नहीं, शुद्ध रहना। ठीक है, इसके बाद असत्य ना बोलना, मतलब झूठ नहीं बोलना। मादक पदार्थों का सेवन न करना, मतलब नशा पत्ती का। ठीक है, गांजा, चिलम और कई चीज़ें। समय आने पर भोजन करना, बिल्कुल सही। इसके बाद 7वां नियम था नृत्य, संगीत, तमाशा से दूर रहना, मतलब संगीत, नृत्य जो प्रोग्राम चलते हैं उन सब से दूर रहना। मुजरा उजरा चलते थे उस टाइम पे। श्रृंगार वस्तुओं का प्रयोग न करना, मतलब सज धज के। उसके अलावा भूमि शयन करना, यानी भूमि पर लेटना। स्वर्ण चांदी आदि दान न लेना, न सोना न चांदी, ये सब दान में मना था लेना। ठीक है, ये इनके नियम होते थे। ठीक, जब 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था और 10 नियमों का पालन करता था जो बौद्ध भिक्षु होता था। ठीक है, ये हो रहा देखो उपसंपदा संस्कार। आगे देखो, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र क्या क्या थे? जो अभी बताए थे, मठ, स्कूत, बौद्ध विहार और बड़े बड़े भवन। ये आश्रम में नहीं होता था, जो वैदिक कालीन शिक्षाओं में आश्रम में
जो गुरुकुल बोला जाता है, गुरु के घर में या गुरु के आश्रम में दी जाती थी शिक्षा। तो वहाँ से हटके यहाँ बौद्ध मठ बनाए जाते थे, बौद्ध विहार, ठीक है, बड़े बड़े भवन होते थे, वहाँ शिक्षा दी जाती थी। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ थे अपने भारत में। तक्षशिला, नालंदा, पल्लवी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, काशी, मिथिला, जगदला, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नालंदा विहार शिक्षा का केंद्र अभी भी है इस समय, ठीक है। नालंदा विहार है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। इस तरीके के बौद्ध विहार और मठ या बौद्ध स्पूत होते थे, उनमें शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। भारत के इतिहास में बौद्ध विहार प्रथम संगठित संस्था थी, मतलब बौद्ध विहार जो बनता था वो प्रथम संगठित संस्था थी, यानी सभी मतलब एक उच्च शिक्षा दी जाती थी वहाँ पे, ठीक है। आगे देखो शिक्षण विधि, देखो शिक्षण विधियाँ यहाँ कौन कौन, शिक्षण विधि मौखिक थी यहाँ भी, ठीक है। शिक्षा का माध्यम जन भाषा व पाली भाषा, ये इसकी एक अच्छी शैली थी कि मतलब जो भी जन भाषा हो, जो भी लोक भाषा हो, जो बोलचाल की भाषा हो, उसमें शिक्षा का माध्यम था। और एक भाषा होती थी पाली, ठीक है, तो उसमें शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि मौखिक होती थी। आगे देखो स्त्री शिक्षा, वहाँ पे स्त्री शिक्षा बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा में। यहाँ स्त्री शिक्षा को देखो, सबसे पहले बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला था, बिल्कुल सही। संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। जो बुद्ध की माता थी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की विमाता मतलब मौसी प्रजापति गौतमी, उन्होंने संघ में पहली बार प्रवेश किया था शिक्षा के लिए, ठीक है। तभी से स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करने लगी थी। देखो इस तस्वीर में ये रही बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी। आगे देखो अब बौद्ध साहित्य महावग्गा में भिक्षुओं के लिए कताई बुनाई, शिल्पकला, जीविकोपार्जन की शिक्षा का वर्णन है, ठीक है। मतलब बौद्ध साहित्य एक महावग्गा, उसमें कताई बुनाई और शिल्पकला, जीवन यापन के लिए जो भी शिल्पकला वगैरह हैं, इन सब का वर्णन है उसमें महावग्गा में, ठीक है। ये सब चीज़ें समाप्त हो गई। तो आगे देखो आप प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न इसमें, संघ में प्रवेश के बाद छात्र क्या कहलाता था? बताओ, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। श्रवण, नवभिक्षु, सामनेर, उपर्युक्त सभी। देखो श्रवण भी कहलाता था, नवभिक्षु भी कहलाता, सामनेर भी कहलाता था, ठीक है। तो उपर्युक्त सही, यहाँ चौथा विकल्प सही है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? चौथा। अगला प्रश्न देखो इसमें, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कौन सा? नालंदा, गया, गुजरात, बंगाल। अभी देखा था तस्वीर में, कौन था? नालंदा, जो बिहार में है, प्रमुख केंद्र नालंदा था, ठीक है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद। ये आज बौद्धकालीन शिक्षा समाप्त हो गई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टर्म थे जो भी मैंने लिए, बाकी अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी इसके पन पे पृष्ठ दिए हैं, काफ़ी समय लग जाएगा, 2-3 घंटे पढ़ने में लग जाएगा आपको, ठीक है। आपका 14 मिनट में टॉपिक ख़त्म हो गया। सभी को मेरा जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।